Dear student, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss another very important aspect of the BNSS, that is reference and revision chapter 32 under section 436 to 445 of the BNSS. Dear student, for the last video we have already discussed the all the detailed provision regarding to the appeal. Now come to the next chapter, that is chapter number 32, which talks about the reference and revision. First, we will try to understand what is the difference between the appeal, reference, revision, and review. There are four terminology that is generally be used under the both CPC as well as the CRPC. कि अपील क्या होती है? As we have already discussed that appeal means कोई भी पार्टी अपने लोअर कोर्ट के डिसीजन से या जो कोर्ट डिसीजन दिया है उस डिसीजन से खुश नहीं है, यानी एक्यूज्ड है, उसको कन्विक्शन हुआ है या प्रोसिक्यूशन है, उसको लगता है कि एक्यूज को एक्विटल कर दिया गया है, यानी जजमेंट से खुश नहीं है, तो वो जो है हायर कोर्ट में जो है अपील करती है उस जजमेंट के खिलाफ। यानी जजमेंट के खिलाफ अगर कोई पार्टी जो है हायर कोर्ट में जाता है तो उसे हम लोग अपील करते हैं। दूसरा है रिव्यू, जब कोई न्यायालय कोर्ट अपने ही निर्णय को पुनः विचार करती है तो उसे हम लोग रिव्यू करते हैं। ये ज़्यादातर सिमिलर कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब आइए, अगर आप रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस का तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा विधि का प्रश्न है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट का प्रोविजन है जो कि जिसका कि इंटरप्रिटेशन किया जाना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरी तरह से अलग है। ये यानी कि कोई लॉ है, उस पर लॉ वो इनऑपरेटिव है या उस लॉ का जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुका है या कंटिन्यूएशन में, यानी कि लॉ के क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अगर कोई उसकी वैलिडिटी पर कोई प्रश्न लगाए और उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तब जो है रेफरेंस उस केस का किया जाता है। यानी कि हायर कोर्ट से कहा जाता है, ज़्यादातर वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट होता है, या कि आप इस पर्टिकुलर लॉ का जो है आप इंटरप्रिटेशन करिए, तब फिर वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। जबकि रिवीजन का मतलब होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट जो है कोई ऐसा जजमेंट दी है जिसमें कि जुरिडिक्शनल, यानी कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य की है जिसके लिए हायर कोर्ट जो है उस मामले की फाइल को मंगाकर उसको करेक्ट करता है। यानी कि अगर जुरिडिक्शन से बाहर कोई लोअर कोर्ट काम करती है तो उसको करेक्ट का काम जो है रिवीजन किया जाता है, फिर उसको रिवाइज किया जाता है, रिवीजन करके जो है फिर लोअर कोर्ट को जजमेंट को जो है उसको रिवीजन करती है हायर कोर्ट के द्वारा। तो ये जो चार टर्मिनोलॉजी है उसका जनरली ये मतलब होता है। अब इसी कंटेक्स्ट में वी विल नाउ गोइंग टू डिस्कस दैट द रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। रेफरेंस का मतलब होता है, जो मैं बताया था, कि कोई ऐसा लॉ का इश्यूज है, कोई ऐसा लॉ की वैलिडिटी, ऑर्डिनेंस, रूल्स, एक्ट का इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तब हम रेफरेंस की तरफ उस केस को रेफर करते हैं। 436 टॉक्स अबाउट द, जैसे कि अगर ज़्यादातर जो है लोअर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को लोअर कोर्ट के किसे कहते हैं, ज़्यादातर ऐसे कोर्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो लोअर कोर्ट हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन। तो इन कोर्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ है, यानी कि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, CJM या कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले का ट्रायल कर रहा है और उस मामले में कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ है जो किसी एक्ट की, याद रखिएगा दोस्तों, जो किसी अधिनियम की वैलिडिटी से रिलेटेड है, या फिर ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी से रिलेटेड है, या फिर रेगुलेशन की, यानी कि ऑर्डिनेंस, एक्ट या रेगुलेशन जो है वो वैलिड है कि नहीं है, वैलिडिटी का प्रश्न चिन्ह है, तब ऐसे, और ये वैलिडिटी को तब तक पता नहीं कर लिया जाता है तब तक उस केस का निर्वचन, जो केस को डिस्पोज ऑफ करना संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में जो है उसके निर्वचन करने के लिए, यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए उस मामले को जो है, या वो एक्ट, ऑर्डिनेंस या स्टैट्यूट जो है वो इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है, ऐसे मामले को जो है वो की इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो है मामले को हाई कोर्ट में भेजा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रेफरेंस हमेशा जो है वो हाई कोर्ट में ही की जाती है, ये बात स्पष्ट आपको हो जानी चाहिए। अब आइए,
अब 436 का जो अगर आप लेटर इंटरप्रिटेशन देखें तो वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहां पर भी कोई कोर्ट सेटिस्फाइड है, या वो लोअर कोर्ट हो सकती है दोस्तों, फिर मैं बताऊं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारे कोर्ट यहाँ पर आएंगे। वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट, जो केस उसके समक्ष पेंडिंग है उसमें कोई ऐसा इशू इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व अ क्वेश्चन एज द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, जिस भी ऐसा क्वेश्चन है जो किसी एक्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड है, या ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, या रेगुलेशन से रिलेटेड, यानी उसकी वैलिडिटी, एक्ट की वैलिडिटी, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी और रेगुलेशन की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रायल कोर्ट में आया है, द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द केसेस, जिसके का निर्वेचन किया जाना उस केस के डिस्पोजल के लिए जरूरी है, बगैर इंटरप्रिटेशन किए उस केस को सॉल्व नहीं किया जाता है, डिस्पोजल नहीं किया जाता है। एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन, और कोर्ट को के राय में ऐसे एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन और प्रोविजंस इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव, या उस एक्ट, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस का कोई प्रोविजंस है जो कि इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है, इसका निर्वेचन करने की आवश्यकता है, बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर बाय द हाई कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, और हाई कोर्ट ने इसका कोई इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं किया है जिसके कि सबऑर्डिनेट ये कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, और बाय द सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट ने कोई ऐसा निर्वचन किया है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्वचन किया है। ऐसी स्थिति में द कोर्ट शैल स्टेट अ सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजन देयरफॉर एंड रेफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ऐसे मामले को जो है वो लोअर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को रेफर कर देगी, इसी को हम लोग रेफरेंस करते हैं। तो दोस्तों एक बार पूर्ण मैं रिपीट कर दूं, जहां पर भी कोई हाई कोर्ट, जहां पर भी कोई इंफीरियर कोर्ट यानी कोर्ट जो भी लोअर कोर्ट है उसको हम कोर्ट कहेंगे यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 436। जहां पर भी कोई लोअर कोर्ट के पास जिसको जो कि ट्रायल कर रहा है, जिसके पास मामला पेंडिंग है और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की वैलिडिटी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा मामला अंतर्ग्रस्त है जिसका निर्वचन उस मामले के निपटारे के लिए किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और ट्रायल कोर्ट की राय है कि ऐसा एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन या उसका कोई उपबंध, कोई प्रावधान जो है वो इनवैलिड और इनऑपरेटिव या अपरिवर्तन अनऑपरेटिव है, किंतु उस हाई कोर्ट जिसके जुडिक्शन में वो कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्वचन नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले पर एक रिपोर्ट तैयार करके रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट को भेज देगा। एकदम स्पष्ट जो उपरोक्त में बताया वही बात यहाँ पर की गई है। स्पेशल क्लॉज करा इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मींस एनी रेगुलेशन एज डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। रेगुलेशन का मतलब वो सारे रेगुलेशन है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में डिफाइन किए गए हैं। दूसरा क्लॉज 436 का क्लॉज 2 ये कह रहा है अ कोर्ट ऑफ सेशन में इफ इट थिंक फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अगर कोई ऐसा मामला है जो इसके सामने पेंडिंग है, टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 1 डू नॉट अप्लाई, जहां पर सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं करता है, रेफर फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेज इन द हियरिंग ऑफ सच केस। दूसरा भी यहां पर मामला जो है इंफीरियर लोअर कोर्ट में है, यहां मामला अगर कोर्ट ऑफ सेशन यह उचित समझती है कि तो जो भी मामले जिसके पास जो मामला उसके पास पेंडिंग है उसमें उपधारा ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, और अगर हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन ठीक समझता है तो वो ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी विधि का क्वेश्चन अगर राइज हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी विधि का प्रश्न इन्वॉल्व होता है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो जो है उस को रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट में भेज देते हैं। यहाँ पर बात थी कि एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन के वैलिडिटी पर, और यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई अगर मामला है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आया है तो वो जो है रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट भेज सकता है, निर्वचन के लिए हाई कोर्ट भेज सकता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन लॉ का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व है, विधि का कोई प्रश्न इन्वॉल्व है। क्लास 3 ये कह रहा है एनी कोर्ट मेकिंग ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1
और सबसेक्शन थे, यहाँ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, यानी कि यहाँ पर कोई भी लोअर कोर्ट भेज रहा है, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन भेज रहा है मामला रेफरेंस में हाई कोर्ट को, तो ऐसी स्थिति में pending the decision of the high court thereon, either commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon. सेक्शन 3 में स्पष्ट कहा गया है, बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है दोस्तों, कि यदि कोई भी कोर्ट जिसने कि हाई कोर्ट में मामला सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत भेज दिया है निर्वचन करने के लिए या क्वेश्चन या एक्ट और ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी को इंटरप्रिटेशन करने के लिए अगर मामला भेज चुका है, अगर तो जब तक कि हाई कोर्ट का निर्णय उस मामले में आ नहीं जाता, यानी जो क्वेश्चन आपने भेजा है उसका मामले का डिस्पोजल जब तक हाई कोर्ट कर नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज को जो है हाई कोर्ट या तो जेल में भेज सकता है, या फिर अपेक्षा किए जाने पर अगर वो एक्यूज कहता है कि जब भी वो बुलाया जाएगा वो हाजिर हो जाएगा तो उसे बेल पर छोड़ सकता है। यानी क्लॉज 3 में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट चाहे तो एक्यूज को जेल में रखे, हाई कोर्ट चाहे तो एक्यूज को बेल पर बाहर रखे। ये डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट लेगा अगर उसके पास रेफरेंस के लिए आता है तो। Now come to the section 37, which talks about the disposal of the case according to the decision of the High Court. When a question has been so referred, जहां भी सेक्शन 436 के क्लास 1 क्लास 2 के अंतर्गत कोई मामला हाई कोर्ट के रेफर किया गया है, द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयरऑन, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो कि उसके समक्ष लाया गया है, जो कि लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर किया है, as it thinks fit, and shall cause a copy of such order to be sent to the court by which the reference was made, which shall dispose of the case conformably to the said order. अगर एक बार उपरोक्त में जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, यानी कोई मामला रेफरेंस के लिए भेजा गया, दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि अगर मामला कोई रेफरेंस के लिए भेजा गया है और रेफरेंस के ऊपर अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, तो उस डिसीजन के बाद उसकी एक कॉपी जो है उस लोअर कोर्ट में भेजी जाएगी जहां से वो मामला हाई कोर्ट में आया है। यानी कि जिस कोर्ट ने सेक्शन 436A में मामला भेजा है हाई कोर्ट को, या 436 में मामला भेजा है हाई कोर्ट को, उस कोर्ट को वो जजमेंट जो है जजमेंट की कॉपी दे दिया जाएगा, और कॉपी देने के बाद साफ साफ कहा गया है कि वो कोर्ट जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है 436 में कहा गया है कि वो कोर्ट उसी के कन्फर्मेबली में वो जजमेंट अपना देगी। यानी कि जब भी किसी मामले को रेफरेंस के साथ हाई कोर्ट में भेजा दिया गया है, तो जब तक हाई कोर्ट डिसीजन नहीं देता है, ट्राई कोर्ट अपने डिसीजन को रोक के रखेगा, और हाई कोर्ट अपने ऑर्डर के पास होने के बाद यदि उचित समझता है तो उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो जिस कोर्ट ने रेफरेंस के लिए भेजा है उस ट्रायल कोर्ट को निर्वचन करने के बाद भेज देगा, और ट्रायल कोर्ट उसी के अनुसार मामले को डिस्पोज ऑफ करेगी। यहाँ पर 437 को साफ साफ कहा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 438 में टॉक्स अबाउट द कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि हाई कोर्ट को जब भी वो मामला रेफरेंस के लिए भेजेगी तो हाई कोर्ट जो है किसी पार्टी को कॉस्ट पे करने के लिए कह सकता है। जब भी मामला रेफरेंस के लिए जाता है तो पार्टी डिसाइड कर देता है, हाई कोर्ट डिसाइड कर देता है कि कौन सी पार्टी उस जो रेफरेंस में जो भी कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट कौन सा पार्टी बियर करेगा। ये भी यहाँ पर 437 में बताया दिया गया। 438 कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एग्जामिन पावर ऑफ रिवीजन है। अब यहाँ पर रिवीजन है, रेफरेंस समाप्त हो गया है, अब यहाँ से 438 में रिवीजन की बात करता है। रिवीजन का मतलब होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा जुडिशनल जो लैप्सेस किया है उसको जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट उसको रेक्टिफाई करता है। कॉलिंग द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, या कोई हाई कोर्ट या सेशन यानी कोर्ट, सेशन जज यानी सेशन कोर्ट मे कॉल फॉर द एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर, यहाँ बात की गई दोस्तों इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे वाली कोर्ट होती है उसको हम लोग इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। अभी इसको एक्सप्रेशन का स्पष्ट कर दिया गया है। सिचुएटेड विद इन इट्स और हिज लोकल जुरिडिक्शन,
कोई भी इंफीरियर कोर्ट है जो कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे वाले जुडिक्शन में आता है, लोकल जुडिक्शन में आता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द एड इटसेल्फ और हिमसेल्फ एज टू द करेक्टनेस, यहाँ बात दोस्तों बात हो रही है करेक्टनेस, लीगलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास्ड। लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसकी करेक्टनेस, लीगलिटी और प्रॉपर्टी प्लस चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के पास पावर है 3 साल की सजा देने की, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा दे सकता है, मान लीजिए उसने 4 साल की सजा दे दी। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा दे सकता है, मान लीजिए उसने 1.5 साल की सजा दे दी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर की लेगलिटी जहां की जो सेंटेंस है उसकी लेगलिटी पर क्वेश्चन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में एज द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, या प्रोसीडिंग में अगर कोई इरेगुलरिटीज हुई है तो वहां पर भी एंड मे व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड डायरेक्ट दैट द एजुकेशन ऑफ एनी सेंटेंस और ऑर्डर बी सस्पेंडेड एंड if the accused is confinement that he be released on his own bond or bail bond pending examination to the record। दोस्तों यहाँ पर बात जो है थोड़ी सी अगर आप देखें तो जो बात हो गई है रिवीजन की बात की है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि रिवीजन की पावर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों को है। याद रखिएगा दोस्तों, रेफरेंस की पावर सिर्फ हाई कोर्ट को है, जबकि रिवीजन की पावर जो है वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों को है। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को यह पावर है कि जिस भी कोर्ट में से यह मामला रिवीजन के लिए लाया गया है उसके सारे रिकॉर्ड को अपने पास मंगा के, किसी ने लोअर कोर्ट ने अगर मामला कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को रिवीजन के लिए भेजा है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उस कोर्ट्स में उस मामले से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड है उसको अपने पास मंगाकर वो रिवीजन में सुन सकता है। कोई भी कोर्ट वो रिकॉर्ड मांगता है उसे कोई भी जो जिस कोर्ट को रिकॉर्ड मांगा जाता है उस कोर्ट को इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, जो कि लोकल जुडिशन में जो कि उसी के लोकल जुडिशन में सिचुएटेड होता है। सुपीरियर कोर्ट ऐसा इसलिए करता है कि उस मामले की जो निष्कर्ष है, जो सेंटेंस है, जो ऑर्डर की करेक्टनेस की जो है वो वैलिडिटी की जो या करेक्टनेस की जांच कर सकता है, या कि कार्रवाई के दौरान अगर कार्रवाई में कोई इरेगुलरिटीज हुई है उसके प्रयोग से वो मंगा सकता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, रिवीजन किस बात का हो रहा है? सेंटेंस, यानी कि रिवीजन इसलिए हो रहा है कि सेंटेंस या ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है कि नहीं है, उसका जो कंक्लूजन है या फाइंडिंग्स है वो सही है कि नहीं है, या फिर जो कार्रवाई प्रोसीडिंग हुई है वो सही है, उसमें इरेगुलरिटीज तो नहीं हुई है। इसके लिए वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को इंफीरियर कोर्ट से मंगा लेगा, उसका एग्जामिनेशन करता है और अभिलेख मंगाते समय ये निर्देश, यानी रिकॉर्ड जब मंगा रहा है तो ये निर्देश दे सकता है कि जब तक वो इस रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन कर रहा है, जब तक कि मामला रिवीजन में जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, उस दौरान जो भी एक्यूज को सजा दी गई है लोअर कोर्ट के द्वारा यानी इंफीरियर कोर्ट के द्वारा, उस सजा को सस्पेंड किया जाए। और अगर एक्यूज जो है वो कस्टडी में है यानी जेल में है तो ऐसी स्थिति में उसे उसके पर्सनल बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर उसको छोड़ दिया जाए। यानी कि जब तक ये रिवीजन में मामला लोअर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक कोर्ट ऑफ सेशन जिसके समक्ष ये मामला आया है रिवीजन के लिए वो आदेश दे सकती है कि अक्यूज को अगर जेल में है तो बॉन्ड पर उसको रिहा कर दिया जाए। और जब तक कि मामला पेंडिंग है दो चीजें कर सकती है, एक्यूज के जो ऑर्डर जेल का दिया गया, हमारी 10 साल की सजा किसी 7 साल की सजा किसी सीजेएम में दी है तो 7 साल की सजा को तब तक स्थगित कर देता है जब तक कि रिवीजन का मामला हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में पेंडिंग है पहली बार। और अगर 7 साल की सजा देने के बाद एक्यूज को जेल में रखा गया है तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर तब तक छोड़ देगा जब तक कि रिवीजन का मामला कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब आइए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन का में कहा गया कि ऑल मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एंड वेदर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल और अपीलेट जुडिशन, सारे मजिस्ट्रेट चाहे फर्स्ट क्लास जुडिशियल, सेकंड क्लास जुडिशियल या सीजीएम या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, डीएम हो गया, एडीएम हो गया, वो सारे मजिस्ट्रेट जो हैं वो अपना ओरिजिनल जुडिशन का प्रयोग कर रहा है या अपीलेट जुडिशन का प्रयोग कर रहा है।
shall be deemed to be the inferior to the session judge for the purpose of this subsection of 439 के पर्पज से 439 के पर्पज से वो सारा कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट माने, यानी कि जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या सीजीएम या फिर जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वो सारे जो है फॉर द पर्पज ऑफ 439 के अंतर्गत वो जो है वो इंफीरियर कोर्ट माने जाएंगे। यानी कि सुपीरियर कोर्ट कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। बाकी उसके सारे कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस रिवीजन के पर्पज से। अब आइए दोस्तों, दूसरा है 438 का सब क्लॉज 2 कर रहा है, द पावर ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 8 शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन रिलेशन टू एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास इन एनी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। एक एक्सेप्शन बता रहा है कि रिवीजन हो सकता है हर एक मामले का, लेकिन अगर मामला जो है अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में, यानी अगर कोई किसी यानी ऐसे देखिए, यदि कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया गया। इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कोई अस्थायी आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि मामले का निपटारा नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि जब तक कि मामला चल रहा है तब तक अस्थायी स्थिति बनाए रखी जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल बना रहा है तो कोर्ट उसे कह सकता है कि जब तक रोक के रखा जाए जब तक कि मामला फाइनली डिस्पोज ना हो जाए। इसको कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, मतलब अस्थायी आदेश कोर्ट दे सकती है ताकि जो है पर्पस जो है वो डिफीट ना हो। तो अगर कोई किसी भी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल में अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पारित किया गया है तो उसके खिलाफ कोई रिवीजन जो है, किसी भी पार्टी को रिवीजन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा 438 के अंतर्गत। 438 का सब क्लॉज 3 कहता है, इफ एन एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन आइदर टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन्ड बाय ऑर्डर ऑफ देम। एक बार अगर रिवीजन की अपील जो है किसी पार्टी के द्वारा 438 में दाखिल की गई है दोस्तों, तीसरा क्या है, कोई भी अगर एप्लीकेशन रिवीजन की धारा 438 के तहत अगर एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में दाखिल कर दिए, तो ऐसी स्थिति में यदि पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट रिवीजन की एप्लीकेशन को जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर देती है तब तक कोई भी फर्दर रिवीजन की एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई। यानी एक बार अगर कोई पार्टी एक बार किसी कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दिया है तो फिर वही पार्टी किसी और कोर्ट में जो है रिवीजन की अपील दाखिल नहीं कर सकता है। सेक्शन 439 टॉक्स अबाउट द पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। कब की जो पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जा सकता है, पावर है ऑन एग्जामिन एनी रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 438 के अंतर्गत अगर कोई भी कोर्ट जो है वो रिवीजन किसी मामले का कर रही है, और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द कोर्ट सेशन जज, हाई कोर्ट को और सेशन जज को या सेशन कोर्ट को जो है में डायरेक्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकता है बाय हिमसेल्फ, या तो खुद से, और एनी ऑफ द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक, and the chief judicial magistrate may himself make or order any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under subsection 226 or 227 subclause 4 or into the case of any person accused of an offence who has been discharged। भारी भरकम सेक्शन है दोस्तों, इसको घबराने की बात नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि 438 में अगर रिवीजन की एप्लीकेशन कोई दाखिल करता है, कोई भी पार्टी दोस्तों रिवीजन की एप्लीकेशन दाखिल करता है, और अगर रिवीजन की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई गई है तो रिवीजन की एप्लीकेशन या फिर रिवीजन की एप्लीकेशन कहाँ लगाई जाती है, या तो हाई कोर्ट में या तो कोर्ट ऑफ सेशन के किस कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा, या तो सीजीएम के द्वारा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड क्लास के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अगर हाई कोर्ट का जज चाह रहा है या सेशन कोर्ट का अगर जज चाह रहा है कि उस मामले की इंक्वायरी कराई जाए, वो मामले रिवीजन में मामला डिसीजन करेक्ट है कि नहीं है, प्रोसीडिंग में कोई लेप्सेस हुई नहीं, कि इस मामले की जांच चाह रहा है कि इंक्वायरी कराई जाए, या तो कोर्ट ऑफ सेशन के जज के द्वारा लग रहा है या फिर हाई कोर्ट के जज को लग रहा है, तो इस इंक्वायरी को या तो वो हाई कोर्ट का जज या कोर्ट ऑफ सेशन का जज स्वयं कर सकता है, या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के को ऑर्डर कर सकता है, यानी कि सीजीएम को ऑर्डर कर सकता है, जेएमएफसी को ऑर्डर कर सकता है कि आप जो है
वो इंक्वायरी करे, या तो खुद से इंक्वायरी कर सकता है या किसी मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करा सकता है, जिसमें कि कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, सीजेएम, या अगर हाई कोर्ट की इतर है तो कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम या जेएमएफसी, या अगर कोर्ट ऑफ सेशन की तरह है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम या जेएमएफसी फर्स्ट या सेकंड। इससे कहा जाएगा कि इंक्वायरी कर अपनी रिपोर्ट भेजे और उसके अनुसार भी हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा। उसी प्रकार यदि कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर कोई रिवीजन की एप्लीकेशन आई है तो कोर्ट ऑफ सेशन का जज खुद इंक्वायरी कर सकता है, या फिर किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से, जिसमें कि सीजेएम, जेएमएफसी फर्स्ट, जेएमएफसी सेकंड को रिपोर्ट इंक्वायरी करके रिपोर्ट मंगवा सकता है। यदि उपरोक्त का मामला सीजीएम कोर्ट में भेजा गया है तो सीजीएम कोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से मामले की इंक्वायरी करा सकता है, और ऐसे कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 226 और 227(4) के अंतर्गत डिसमिस किया जा चुका है और उसे केस को एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो आप सब यहाँ पर किया गया है। अब भाई प्रोवाइडेड कहा गया, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डिसीजन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज अनलेस सच पर्सन हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई सच डायरेक्शन शुड नॉट बी मेड। प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया कि यदि कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर तब तक नहीं देगा, याद रखिएगा, कोर्ट यहाँ पर कोर्ट को ऑर्डर, हाई कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन को पास अधिकार है कि रिवीजन में मामले की इंक्वायरी करा सकता है, और खुद कर से कर सकता है या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि इंक्वायरी का ऑर्डर तब तक नहीं कराएगा जब तक कि उस मामले के एक्यूज को जिसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसको इंक्वायरी करने से पहले एक्यूज को शो कॉज नोटिस देकर उसे हियरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्यों नहीं उसके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर पारित किया। यानी कि यहाँ पर 439 में कहा गया है कि इंक्वायरी का आदेश कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट दे सकता है, जबकि प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि इंक्वायरी का आदेश तभी देगा जब तक कि जब जिस एक्यूज को छोड़ दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसे हियरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पर्याप्त उसको सुना जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्यों ना आपके खिलाफ इंक्वायरी का आदेश दिया जाए, और वो अगर पर्याप्त सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाता है तभी इंक्वायरी कराएगा, अदरवाइज कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन इंक्वायरी नहीं कराएगा। 440 टॉक्स अबाउट द सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। सेशन जज को अधिकार है कि वो केस वो किसी भी मामले को रिवीजन करा सकता है, या इधर सारे में हाई कोर्ट को पावर है, यहाँ सेशन कोर्ट को पावर है। In the case of any proceeding, the record of which has been called for by himself, the session judge may exercise all or any of the power which may be exercised by the High Court under subsection 1 of the 442। हाई कोर्ट के पास रिवीजन की पावर है दोस्तों। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 पावर जो है हाई कोर्ट के पास है रिवीजन की। वो सारे पावर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को भी होगी अगर वो किसी मामले का रिवीजन कर रहा है। अगर सीजीएम ने कोई मामला भेजा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोई मामला रिवीजन के लिए भेजा है तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट ऑफ सेशन रिवीजन कर रहा है तो उसको पावर जो है 442 के जो भी पावर 442 के अंतर्गत जो भी पावर हाई कोर्ट को वो सारे पावर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को भी होंगे। दूसरा है वेयर एनी प्रोसीडिंग बाय द वे ऑफ रिवीजन इज कमेंस बिफोर ए सेशन जज। जहां पर भी सेशन जज द्वारा कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन को अंडर सेक्शन 8 of the provision subsection 2, 3, 4, 5 of the subsection 442 यहाँ पर 2, 3, 4, 5 की बात की गई है। shall as so far as may be applied to such proceeding and reference to the said subsection to the high court shall be construed as reference to the session judge। दूसरा क्लास में कहा गया है दोस्तों कि सबसेक्शन 442 के यहाँ पर 442 के 2, 3, 4, 5 के सारे प्रावधान जो है जहाँ हाई कोर्ट वर्ड लिखा गया है वहाँ पर हम कोर्ट ऑफ सेशन भी पढ़ेंगे। यानी जो पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को है 442 में वही सारे पावर सेशन कोर्ट को भी अंडर सेक्शन 440 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। 440 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इन मेड बाय और बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बिफोर द सेशन जज the decision of the session judge thereon in relation to such person shall be final and no further proceeding by way of revision at the instance of such person shall be entertained by the high court or any other court। साफ साफ दोस्तों कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन में अगर रिवीजन में जो भी जजमेंट और ऑर्डर दिया गया है
एक बार अगर रिवीजन में साफ सिंपल सेक्शन है, भारी भरकम सेक्शन दोस्तों नहीं है, सब क्लॉज 3 440 का सब क्लॉज 3 साफ साफ कह रहा है, एक बार अगर रिवीजन पर फाइनल जजमेंट कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दिया है या हाई कोर्ट ने दे दिया है तो वो फुल एंड फाइनल होगा। उस रिवीजन के डिस्पोजल में जो भी डिसीजन दिया गया है उसके बाद कोई फर्दर जो है वो फाइनल होगा। फर्दर कोई अपील वगैरह या कोई और फर्दर कोई रिवीजन किसी कोर्ट में नहीं किया जाएगा। एक बार अगर रिवीजन का मैटर अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है तो फाइनल है, उसके बाद आप किसी पक्षकार को किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। 441 में कहा गया पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। साफ साफ यार दोस्तों इसमें साफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास है वो सारे पावर जो है वो एडिशनल सेशन जज, यानी जो भी सेशन जज के पास पावर है वो सारे पावर जो है एडिशनल सेशन जज के पास भी होगा। इसको पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है। अब 442 में कहा गया है हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द जुडिशरी पॉइंट ऑफ कंसर्न। जनरली जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 1 2 3 4 5 में जो भी कौन कौन से पावर जो है हाई कोर्ट के पास है जब वो रिवीजन कर रहा होता है। तो क्योंकि अगर आप अपील में देखेंगे दोस्तों तो अपील में जो अपीलेट कोर्ट के पास सारे पावर है, चाहे वो कन्विक्शन को एक्विटल में बदल दे, चाहे एक्विटल को कन्विक्शन में बदल दे, चाहे 2 साल की सजा को 4 साल में बदल दे, 4 साल की सजा को रिड्यूस कर दे, ये सारे पावर जो है अपीलेट कोर्ट को होता है। अब यहाँ पर अगर कोई कोर्ट मामले का रिवीजन कर रहा है तो उसे कौन कौन सी पावर होगी ये 442 में बताया गया है। दोस्तों यहाँ बताया गया है इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय इटसेल्फ और विच अदरवाइज कम टू इट्स नॉलेज द हाई कोर्ट मे इट्स डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर कन्फर ऑन अ कोर्ट ऑफ अपील बाय सेक्शन 424 430 431 432 और on a court of session by section 433 44 and when the judges composing the court of revision are equally divided in opinion, the case shall be disposed of in the manner provided by section 443। दोस्तों ये भारी भरकम सेक्शन यहाँ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। 442 का पार्ट जो पहला जो भाग है 442 का ये कह रहा है कि जब भी कोई भी हाई कोर्ट में कोई भी रिवीजन का मामला आता है, हाई कोर्ट के सामने कोई भी रिवीजन का मामला आता है तो ऐसे में हाई कोर्ट जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, वो सारे पावर को एक्सरसाइज उसी तरह से करता है जैसे अपील के मामलों में हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा हाई कोर्ट में अपील होती है और जब हाई कोर्ट अपील न्यायालय की तरह कार्य करता है तो अपीलेट कोर्ट को जो भी पावर होती है वो सारे पावर जो है यहाँ पर रिवीजन जब कोई कोर्ट हाई कोर्ट कर रहा होता है तो वो सारे पावर उसी की तरह एक्सरसाइज करता है जैसे कि वो अपीलेट कोर्ट की तरह एक्सरसाइज करता है। और वही पावर होगी कि रिवीजन को भी पावर होगी और उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने में अंडर सेक्शन 424 427 430 431 और 432 के अंतर्गत जो पावर जो है अपील में है वो सारे पावर जो है वो उस रिवीजन करते समय हाई कोर्ट को होगी। जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन के मामले को डिस्पोज ऑफ कर रहा है और जजेस मान लीजिए इक्वली डिवाइडेड है, जैसे कि मान लीजिए 2 जजेस की बेंच है, एक जज जो है डिफर ओपिनियन दे रहा है, 4 जजेस की बेंच है, 2 जज एक तरफ है 2 जज अलग है, 6 जजेस की बेंच है 3 एक तरफ है 3 अलग है। तो ऐसी स्थिति में अगर जजेस इक्वली डिवाइडेड है तो सेक्शन 433 के अनुसार जो है ऐसे मामले का डिस्पोजल होगा। दोस्तों 433 में हम लोगों ने देखा था कि 433 में हम लोगों ने देखा था कि जहां जजेस इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जज हैं और इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं, ऐसे में मामला जो है वो किसी थर्ड जज को भेजा जाता है। यानी कि 2 जजेस अगर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो मामला उसी हाई कोर्ट के तीसरे जज को भेजा जाता है और जब तीसरा जज जो है मामले को सुन लेता है और जब तीसरा जज जजमेंट देता है तो उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उस मामले का डिस्पोजल होता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है रिवीजन की और जजेस जो है इक्वली डिवाइडेड हैं तो ऐसी स्थिति में उसी प्रकार से डिस्पोजल होगा जैसे कि 433 में, यानी कि मामला जो है उसी हाई कोर्ट के किसी अन्य जज के पास भेजा जाएगा और वो जज जैसा भी डिसीजन देगा उसी के अकॉर्डिंग जो है मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। दूसरा है 442 का सब क्लॉज 2 कर रहा है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ द एक्यूज और अदर पर्सन अनलेस ही हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आइदर पर्सनली और बाय द एडवोकेट इन हिज
डिफेंस। दोस्तों जब भी कोई रिवीजन में मामला हाई कोर्ट सुन रहा है या कोर्ट ऑफ सेशन सुन रहा है तो रिवीजन में उस रिवीजन की एप्लीकेशन को तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि एक्यूज या उसके एडवोकेट को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग या तो पर्सनली रूप से या उस एडवोकेट के माध्यम से प्रेजेंट होकर जब तक कि अपने बचाव में पर्याप्त समय न दे दे उसको सुनने का, तब तक रिवीजन का मामला डिस्पोज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कतई नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको अक्यूज को सुनना ही पड़ेगा, उसके लॉयर को सुनना ही पड़ेगा। तीसरा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अथॉराइज्ड अ हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ इक्विटल इनटू वन ऑफ द कन्विक्शन। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी एक्यूज को अगर लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया है तो उसको कन्विक्शन में बदल दे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपील में अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है। अपील में जब अपीलेट कोर्ट के पास जब मामला जाता है तो इक्विटल को या कन्विक्शन में बदल सकता है, अपीलेट के पास पावर है। अपीलेट कोर्ट को ये भी पावर है कि कन्विक्शन को या तो इक्विटल में बदल दे या इक्विटल को कन्विक्शन में बदल दे, कोई भी पावर है अपीलेट कोर्ट यानी कि यहाँ पर। लेकिन रिवीजन में हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। अगर एक बार एक्यूज को जो है अगर इक्विट कर दिया गया तो रिवीजन कोर्ट उसे कन्विक्शन नहीं दे सकता है। यानी कि अगर लोअर कोर्ट को एक्यूज को एक पूरी तरह से एक्यूट कर दिया है तो किसी भी मामले के अगर मामला रिवीजन हाई कोर्ट में आया है तो हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि इक्विटर के डिसीजन को जो है वो कन्विक्शन में बदल दे। यद्यपि अपील में जो है हाई कोर्ट जो है ऐसा कर सकता है, लेकिन रिवीजन में हाई कोर्ट को कतई ये पावर नहीं है कि वो इक्विटर को कन्विक्शन में बदल दे। फोर्थ क्लास कहा गया है 442 का सब क्लास 4 करा, वेयर अंडर दिस संहिता एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, no proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed। दोस्तों यहाँ पर बात सेक्शन 442 का सबसेक्शन 4 में पावर है कि जहाँ पर बीएनएसएस के अंतर्गत यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यानी इस अधिनियम के अंतर्गत यदि अपील करने का अधिकार था लेकिन किसी पार्टी को ये पता नहीं था, है ना, यानी पता नहीं था और ये यहाँ पर ये वर्ड दोस्तों यहाँ ध्यान देखिएगा, और पता नहीं था और उसने अपील नहीं की है, तो ऐसे स्थिति में या फिर अपील का जो समय था या उसमें वो अपील टाइम बार हो चुका है, तो अगर पार्टी ने अपील के समय को टाइम बार होने के बाद कोई पार्टी को लगता है कि यार अपील तो अब कर नहीं सकते, चलो रिवीजन ही कर दें, तो अगर पार्टी अपील में टाइम बार होने के बाद अगर रिवीजन में आया है या तो कोर्ट ऑफ सेशन में हाई कोर्ट में फाइल किया है तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर नहीं है कि यदि अपील टाइम बार हो चुका है तो उस मामले में जो है उसमें रिवीजन का पिटीशन वो सुन सके। यानी कि अपील अगर टाइम बार हो चुका है तो रिवीजन उस केस का नहीं किया जाता, यानी किसी भी हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन को जो है अलाउ नहीं है कि अगर अपील में टाइम बार हो गया तो रिवीजन को के मामले को नहीं सुन सकती है। और लास्ट सेक्शन दोस्तों 442 का लास्ट सेक्शन है, वेयर अंडर दिस संहिता एन अपील लाइज बट द एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट बाय एनी पर्सन एंड द हाई कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट सच एप्लीकेशन वाज मेड अंडर द erroneous belief that no appeal lies there too and that is the necessary in the interest of justice, so to do the high court may treat the application for revision as to petition of appeal and deal with the same accordingly। भारी भरकम सेक्शन है दोस्तों, बहुत आसान सेक्शन है, जहां पर इस संहिता के अंतर्गत यानी बीएनएसएस के अंतर्गत पार्टी को अपील का अधिकार था लेकिन वो पार्टी अनजाने में यानी एरोनियस बिलीव में यानी अनजाने वश जो है वो एप्लीकेशन रिवीजन का दायर कर दिया। अपील का अधिकार था लेकिन ध्यान सुनिएगा दोस्तों, पार्टी को अपील का अधिकार था, अपील करने का अभी भी समय है, लेकिन भूल एरोनियस बिलीव में यानी कि अनजाने में जो है उसने रिवीजन का पिटीशन फाइल कर दिया गया है और हाई कोर्ट को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा एप्लीकेशन इस विश्वास के साथ फाइल किया गया है कि इस मामले में अपील नहीं हो सकती। यानी कि पार्टी को लगता था कि अपील नहीं होगी और उसने अभी अपील की मियाद अभी है ही है, उस दौरान उसने रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है और इस विश्वास के साथ कि उसको अपील का अधिकार नहीं है। और यदि हाई कोर्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा आवश्यक समझता है तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे मामले को हाई कोर्ट जो है वो रिवीजन के लिए जो आवेदन दिया गया है उसे अपील का एप्लीकेशन मान लेगी। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, हाई पार्टी ने
इस विश्वास के साथ एप्लीकेशन रिवीजन की दी थी कि उसे अपील का अधिकार नहीं है, जबकि अपील का अधिकार था और अभी भी अपील करने का समय है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट उस रिवीजन के एप्लीकेशन को जो है वो अपील की एप्लीकेशन मान लेगा और उसी के अनुसार कार्रवाई करेगा। थैंक यू दोस्तों। Now come to the section 443 of the BNSS that talks about the power of High Court to withdraw or transfer revision cases. हाई कोर्ट का पावर है कि वो कब जो है वो जो रिवीजन की जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ या फिर ट्रांसफर कर सकता है, ये 443 में बताया गया है। सेक्शन 443 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द व्हेनेवर वन और मोर पर्सन कन्विक्टेड, जहां भी एट द सेम ट्रायल, जहां भी एक ट्रायल में एक या एक से ज्यादा एक्यूज को कन्विक्टेड किया गया है, मेक एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट, वहां पर एक एक्यूज या एक से ज्यादा एक्यूज ने जो है हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन दी है, किसी भी एक ट्रायल में एक से ज्यादा कन्विक्टेड पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, ट्रायल कोर्ट ने, और उस कन्विक्टेड पर्सन ने एक या एक से ज्यादा कन्विक्टेड पर्सन ने हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए अप्लाई किया है फॉर द रिवीजन एंड एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड द सेम ट्रायल, और उसी ट्रायल का कोई एक कन्विक्टेड पर्सन जो है, एक से ज्यादा कन्विक्टेड पर्सन जो है मेक एन एप्लीकेशन टू द सेशन जज फॉर रिवीजन। दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट कैसे हो गया कि एक ट्रायल हुआ और ट्रायल कोर्ट में मान लीजिए 5 व्यक्ति को एक साथ कन्विक्शन किया एक सेम ट्रायल में कि भाई ABCD जो है वो इस ट्रायल में कन्विक्टेड पाए गए और उनको सजा दे दी गई। उसकी रिवीजन एप्लीकेशन जो है ट्रायल कोर्ट के जो रिवीजन एप्लीकेशन है वो एक अभियुक्त जो है, 2 अभियुक्त मान लीजिए हाई कोर्ट में लगाता है रिवीजन के लिए और 2 अभियुक्त जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को लगाता है, यानी कि एक ही ट्रायल के अभियुक्त जो है दो डिफरेंट कोर्ट में जो है वो रिवीजन की एप्लीकेशन लगाते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। सेशन जज फॉर द रिवीजन द हाई कोर्ट शैल डिसाइड, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के पास पावर है हैविंग रिकॉर्ड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, पार्टी के जनरल कन्वीनियंस को देखते हुए हाई कोर्ट को ये पावर है एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व, क्वेश्चन जो है जो रिवीजन में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए विच ऑफ द 2 कोर्ट्स शैल फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन, किस कोर्ट के द्वारा रिवीजन की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ये बात बताता है कि द हाई कोर्ट शैल डायरेक्ट that the application for the revision pending before the session court be transferred to itself। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट 2 चीजें कर सकता है, या तो हाई कोर्ट ये करेगा जो सेशन कोर्ट में जो एप्लीकेशन रिवीजन की लगाई गई है सेम ट्रायल की उसे अपने पास मंगा लेगा, खुद से उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, या फिर हाई कोर्ट जो है ये कर सकता है, इट इज हाई कोर्ट डिसाइड दैट इफ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन, वो खुद से एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ न करके इट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन मेड इट टू बी ट्रांसफर टू द वो सेशन जज को जो है वो एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रायल के कई कन्विक्टेड है और कुछ कन्विक्टेड ने हाई कोर्ट में अपनी रिवीजन किया है के लिए एप्लीकेशन दिया है और कुछ कन्विक्टेड ने जो है वो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, सेशन जज के सामने एप्लीकेशन दे रखा है, यानी कि एक ही ट्रायल के कन्विक्टेड के रिवीजन को 2 कोर्ट सुन रही है। ऐसे स्थिति में यहां पर बताया गया है 443 में कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सेशन कोर्ट में जो एप्लीकेशन रिवीजन की लगाई गई है अनकन्विक्टेड पर्सन के द्वारा उसे अपने पास मंगाकर उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। एक बात। दूसरा हाई कोर्ट ये कर सकती है कि वो खुद ना उसको मैटर को डिस्पोज ऑफ करके जो उसके पास रिवीजन की अपील आई है, रिवीजन का जो एप्लीकेशन आया है उस रिवीजन के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ऑफ सेशन को दे देगी और उससे कहेगी कि आप इसको डिस्पोज ऑफ करिए, या तो यानी कि ये क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए, जो रिवीजन का जो क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंस को देखते हुए और ये भी देखते हुए कि याद रखिएगा दोस्तों, कई बार होता है कि कन्विक्टेड पर्सन जो है हाई कोर्ट हर स्टेट के किसी हर स्टेट के किसी एक कैपिटल में रहती है,
तो हो सकता है कि फॉर द कन्वीनियंस, यहाँ पर बात की गई है कन्वीनियंस को देखते हुए हाई कोर्ट ये कर सकती है कि अभियुक्त जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में जो है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो वो जो है वहां जाकर वो उस रिवीजन के एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, या हाई कोर्ट स्वयं डिस्पोज ऑफ कर देगी, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन से कहेगी कि आप डिस्पोज ऑफ करिए। जैसा भी कन्वीनियंस हाई कोर्ट को लगे वो ऐसा कर सकता है। यानी कि एक ही रिवीजन कई कन्विक्टेड के द्वारा जो डिफरेंट कोर्ट में रिवीजन की एप्लीकेशन दी गई है उस सबको क्लब करके एक ही कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा, या तो हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ये बात 443 के सब क्लॉज 1 में कही गई है। अब आइए दोस्तों सब क्लॉज 2 में कहा गया व्हेनेवर एनी एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन इज ट्रांसफर्ड टू द हाई कोर्ट, जब भी कभी रिवीजन की कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आती है, दैट कोर्ट शैल डील विद द सेम एज इफ इट वर द एप्लीकेशन ड्यूली मेड बिफोर इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्लास 2 में एक सिंपल सी बात कही गई है दोस्तों कि अगर हाई कोर्ट ने रिवीजन की एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन से अपने पास मंगवा लिया है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि दोनों ही रिवीजन को सिर्फ हाई कोर्ट में ही दाखिल किया गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि दोस्तों कुछ कन्विक्टेड ने हाई कोर्ट में दाखिल किया, कुछ कन्विक्टेड पर्सन ने कोर्ट ऑफ सेशन में दाखिल किया है। अगर हाई कोर्ट ऑफ सेशन से सारे रिकॉर्ड मंगवा लेती है तो माना जाएगा कि कन्विक्टेड पर्सन ने सारे कन्विक्टेड पर्सन ने सिर्फ हाई कोर्ट में अपनी रिवीजन के लिए अप्लाई किया है, कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई नहीं किया है। और तीसरा क्लास करा है व्हेनेवर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड बाय द सेशन जज that judge shall deal with the same as if it were an application duly made before himself। यहाँ पे उल्टा कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट ने रिवीजन के एप्लीकेशन को अपने यहाँ से कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है तो ऐसे स्थिति में माना जाएगा कि दोनों ही कन्विक्टेड पर्सन ने जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को ही रिवीजन की एप्लीकेशन दी है, हाई कोर्ट को नहीं दी है। यानी कि हाई कोर्ट अगर देखेगा तो दोनों एप्लीकेशन को हाई कोर्ट पर दिया जाएगा, ऐसा ट्रीट किया जाएगा, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन को हाई कोर्ट ने मैटर को ट्रांसफर कर दिया है तो मान लिया जाएगा कि सभी पार्टी ने जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उसने सिर्फ रिवीजन की एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में ही दी है। फोर्थ है वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट टू द कोर्ट सेशन जज, नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल बी लाइड टू द हाई कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट एट द instance of the person whose application for revision were being disposed of by the session judge। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि एक बार अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रिवीजन के लिए हाई कोर्ट से कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर किया गया है, ऐसी स्थिति में उसी के संबंध में कोई पक्षकारों के द्वारा कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में नहीं दी जाएगी। यानी कि एक बार अगर आपने रिवीजन की एप्लीकेशन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में दे दी है और तो वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके बाद कोई भी पार्टी जो है कन्विक्टेड पर्सन कोई भी अदर कोर्ट में जो है कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं देगा। और एक बार अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो फिर वो डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा, उसके नो फर्दर रिवीजन जो है वो अलाउड की जाएगी किसी भी कोर्ट में। यहाँ पर कहा गया है कि एक बार अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो उसी फिर पक्षकारों के द्वारा किसी और कोर्ट में जो है, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने डिस्पोज ऑफ किया तो इसका मतलब नहीं कि आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे फिर रिवीजन को लेकर, या हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे नहीं। एक बार अगर डिस्पोज ऑफ किसी भी कोर्ट ने किया है तो फुल एंड फाइनल माना जाएगा। दोस्तों सेक्शन 446 में कहा गया ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज सेव एज अदरवाइज स्पेशली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, नो पार्टी हैज एनी राइट टू बी हर्ड आइदर पर्सनली और बाय द एडवोकेट बिफोर एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, बट द कोर्ट में इफ इट थिंक फिट व्हेन एक्सरसाइजिंग सच पावर्स हियर एनी पार्टी आइदर पर्सनली और बाय एन एडवोकेट। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है 444 कि ऑप्शन ऑफ द कोर्ट टू हियर पार्टी को सुनने का ऑप्शन जो है कोर्ट के पास होगा। बीएनएसएस के अंतर्गत जहां भी पार्टीज को सुनने का अधिकार दिया गया है वहीं पर कोर्ट उस मैटर को सुनेगा, इसके अलावा किसी अन्य जगह पर नहीं सुनेगा। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, बहुत सिंपल सी बात की गई है कि बीएनएसएस में इस संहिता में जहां पर भी पार्टी को सुना जाना चाहिए पार्टी को वहीं पर अप्लाई किया जाना चाहिए, किसी अन्य जगह पर अगर आप पार्टी अप्लाई करेगा तो कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। ये बात एक सिंपल साधारण सी बात है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और राइट ऑफ द हर्ड टू पार्टी को मिलना चाहिए तो कोर्ट जो है कोई भी कहीं पर भी वो एप्लीकेशन सुनने के लिए अलाउ कर सकती है। सामान्यतः दोस्तों जहां पर पार्टी को सुने जाने का अधिकार है
उसी कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन किसी अगर अन्य कोर्ट में वो अप्लाई किया है, सुने जाने का अधिकार है, तो कोर्ट इस आधार पर कि भाई चलो इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस में अगर कोर्ट को लगता है कि सुना जाना चाहिए, तो वो उसे अधिकार न होने के बावजूद भी वो सुन सकती है फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस। 445 में कहा गया हाई कोर्ट ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट व्हेन अ केस इज रिवाइज अंडर दिस संहिता। जहां पर भी रिवीजन की एप्लीकेशन आई है और कोर्ट ने उस रिवीजन की एप्लीकेशन को जो है फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कोई ऑर्डर पारित किया है बाय द हाई कोर्ट और एक कोर्ट ऑफ सेशन, यानी हाई कोर्ट ने कोई एप्लीकेशन पारित किया या कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई भी डिसीजन जो है रिवीजन में दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में इट or he shall be in the manner provided by section 4 to 9 certify its decision or order to the court by which the finding sentence or order revised was recorded or part, and the court to which the decision or orders is so certified shall be thereupon make such orders as are conformable the decision so certified, and if necessary the record shall be amended accordingly। दोस्तों यहाँ पर बात बहुत सिंपल सी की गई है कि अगर एक बार हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर रिवीजन की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो ऐसे मामले में धारा 429 429 के अंतर्गत जो है उपबंधी रीति से कोर्ट जो है अपना डिसीजन और ऑर्डर सर्टिफाई करके उस कोर्ट को भेज देगा, यानी उस ट्रायल कोर्ट को भेज देगा जहां जिसके की खिलाफ जो है, जिसके की जजमेंट के खिलाफ जो है वो रिवीजन किया गया है, उस ट्रायल कोर्ट को भेज देगा जिसके द्वारा रिवीजन सेंटेंस और ऑर्डर इत्यादि जो है वो पारित किया गया है, और वो न्यायालय जिसे डिसीजन और ऑर्डर ऐसे सर्टिफाई करके भेजा गया है ऐसे ऑर्डर को फिर प्रोनाउंस करेगा और ऐसे सर्टिफाइड डिसीजन के अनुसार यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड में संशोधन किया जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जो भी रिवीजन का ऑर्डर आएगा उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिसके निर्णय और ऑर्डर के खिलाफ जो है वो रिवीजन आया है, और वो ट्रायल कोर्ट जो है वो ऑर्डर को जो है फिर पारित करेगा, और जो रिकॉर्ड में भी जो है जो जैसा भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने डायरेक्ट किया है उस के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने रिकॉर्ड में जो है वो संशोधन करेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो रिवीजन और रेफरेंस का जो चैप्टर था उसे हम लोगों ने जो है बड़ी आसानी से समझ लिया है, और इसमें बहुत ही सिंपल सा जो है पूरा सेक्शन है कि रिवीजन का मतलब रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई लॉ का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, और रिवीजन का जो पूरा का पूरा तात्पर्य होता है कि कोर्ट ने जो है अपने ऑर्डर में कोई प्रोसीजर लैप्सेस किया है या जुडिशनल वायलेशन किया है, तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे जो प्रोविजंस है वो उसको अप्लाई करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अल्टीमेटली जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जो है किसी पार्टी के साथ अन्याय ना हो तो उसके लिए अपील का अधिकार दिया गया है, और कोई भी अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें कि निर्वचन किया जाना है तो फिर रेफरेंस का अधिकार दिया गया है कि जब तक निर्वचन ना हो जाए तब तक उसको केस को रोके रखा जाए, और रिवीजन का राइट्स के हाई कोर्ट को है, जबकि अगर कोई जुडिशनल अगर करेक्शन की आवश्यकता होती है तो रिवीजन किया जा सकता है ताकि अल्टीमेट जस्टिस जो है वो एक्यूज को मिल सके। तो विद दिस ऑल दिस थिंग्स आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट कि सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई हुई है, ये पूरा का पूरा रेफरेंस और रिवीजन का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।